नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। आप देखेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आरओ यारो की हो या फिर आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मित्रों, आज से लेकर के अगर आरओ की परीक्षा के एग्जाम की हम बात करें डेट की, तो टोटल आपके पास 89 टू 90 डेज हैं। 89 टू 90 डेज का जो प्लान है वो पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आधे घंटे की, महज आधे घंटे की एक क्लास होगी, ठीक है। इसको आप मिस मत करना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पर भी हम एग्जाम को टू द पॉइंट आप कह सकते हैं कि टारगेट करके इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा डे 1 का जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान, और टॉप 20 एमसीक्यूज यहाँ पर हम जीव विज्ञान के देखने वाले हैं। कहने के लिए 20 एमसीक्यूज हैं, ये आपको भी पता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट हम लोग आसान प्रश्नों से करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, कैरोलस लिनियस, वॉल्टर बी कैनन, क्लाडी बर्नार्ड, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको उत्तर पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे आपको चीजें याद होती रहेंगी क्लास के साथ साथ। तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस को आप कह सकते हैं वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन हिटटेकर द्वारा समस्त जीवों के लिए प्रस्तावित 5 जगत का हिस्सा नहीं है? हिटटेकर के द्वारा आप कह सकते हैं जो जीव जगत है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, जीवाणु और कवक। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, यहां पर सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने जो डिवीजन किया उसमें एक था आपका मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, आप कह सकते हैं एक था कवक, और चौथा आप कह सकते हैं पादप, और 5वां है आपका, मतलब चौथा है आपका पादप जगत, और 5वां है आपका जंतु जगत। जंतु जगत, ठीक है। तो ये डिवीजन किया था इन्होंने, हिटटेकर के द्वारा ये डिवीजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का 5वां प्रश्न है, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयां बनाई हैं? तो 3, 4, 5, 6। कैरोलस लिनियस, जिनको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, इन्होंने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयां बनाई हैं? 3, 4, 5 या 6। तो मित्रों, यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 6 कौन से आप कह सकते हैं इकाइयां बनाई हैं वर्गीकरण की? तो एक हो गया आपका जाति, जिसको हम स्पीसीज कह सकते हैं। दूसरा हो गया मित्रों यहां पर वंश, जिसको हम जीनस कह सकते हैं। तीसरा यहां पर हो जाएगा कुल, इसे आप फैमिली कह सकते हैं। इसके बाद यहां पर चौथा देख लेते हैं। चौथा जो है मित्रों, आप देखेंगे इसमें जाति, वंश, कुल, मतलब स्पीसीज, जीनस, फैमिली। इसके बाद आपका आ जाता है ऑर्डर, और 5वां आ जाता है क्लास, जिसको वर्ग कहा जाता है। और लास्ट जो इन्होंने डिवीजन बनाया वो था आपका संघ, जिसको आप कह सकते हैं फाइलम, ठीक है। तो ये वर्गीकरण इन्होंने किया था, कैरोलस लिनियस ने 6 वर्गीकरण कुल किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था? 4 विकल्प हैं, लैमार्क, टूवीरेनस, बीडल या टेंटम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इनमें से किसने किया था? तो यहां पर मित्रों हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। लैमार्क और टूवेरेनस, इन दोनों लोगों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले किया था। बीडल और टेंटम के ऊपर एक और प्रश्न आगे है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला लिखा हुआ है कि कवक प्रोकैरियोटिक होते हैं किंतु इनमें पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा लिखा हुआ है कि जंतु जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु पाए जाते हैं। आपको इसका उत्तर लिखना है। अब जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो। तो मित्रों, यहां पर पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि जो कवक होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, वो आपका होता है यूकैरियोटिक। ये होता है आपका यूकैरियोटिक। यहां पर प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है तो ये हमारा गलत हो गया। इसके अलावा इसमें पर्णहरित या आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो ये तो इतना सही था, पर आगे गलत हो गया क्योंकि यहां पर प्रोकैरियोटिक लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जंतु जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, तो यहां पर केवल 2 विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो जो सेल होती है कोशिका, वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या होती है कि यहां पर जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका कला होती है, कोशिका द्रव्य में मिले हुए होते हैं। जैसे अगर केंद्रक और कोशिका द्रव्य को हम अलग करना चाहें तो हम अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो केंद्रक है वो किसी भी माध्यम से कोशिका द्रव्य से अलग नहीं है, वो उसी में मिला रहता है। तो ये आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक, ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। तो मतलब यहां पर जो आप कह सकते हैं केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इट इज नॉट बाउंड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंस होते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो यहां पर ये आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो कोशिका द्रव्य सामग्री होती है और जो कोशिकांग होते हैं या जो केंद्रक होता है वो एक दूसरे से पृथक होते हैं, या उनके बीच में एक लेयर मौजूद होती है जिसको आप कह सकते हैं कि जो कोशिकांगों की झिल्ली होती है वो चारों तरफ से उनसे घिरे होते हैं। तो मतलब जो यूकैरियोट्स हैं यो ज्यादातर आप देखेंगे जो बहुकोशिकीय जैसे पादप और जंतु हो गए वो आपके यूकैरियोट सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो यहां पर मित्रों 2 हमारा केवल सही है, पहला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखना आप कि इससे पहले जो हम लोगों ने अभी डिवीजन पढ़ा था जिसमें मोनेरा प्रोटेस्टा के बारे में हमने पढ़ा, तो ध्यान रखिएगा जो मोनेरा होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है और जो प्रोटेस्टा होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? प्रोटेस्टा में प्रो एक बार आ चुका है तो यहां पर दोबारा प्रोटेस्टा में प्रोकैरियोटिक के प्रो की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब एक बार इसको आप ऐसे समझ लें, मोनेरा और प्रोटेस्टा। अब इसमें एक आप याद कर लो कि प्रोकैरियोटिक कौन सा होगा, तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो यहां पर प्रो पहले आ चुका है इसलिए अब इसको प्रो की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको याद रखने का। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैं चाहूंगा अगर आपको इसका उत्तर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवास्की ने की थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि नीले हरित शैवाल को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि वायरस की खोज क्या सर्वप्रथम रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवास्की ने की थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है नीले हरित शैवाल को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। तो मित्रों देखेंगे यहां पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो वायरस की खोज थी वो सबसे पहले इवानोवास्की ने की थी। और किस वायरस की खोज की थी और कहां पर की थी, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो तंबाकू होता है, टोबैको में मोजैक वायरस, मोजैक वायरस की खोज इन्होंने तंबाकू के पौधे में की थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नीले हरित शैवाल को नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो यहां पर नीला हरित शैवाल गलत हो जाएगा, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो इसलिए केवल ए विकल्प आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणुओं की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए 2 में से एक होता है, और दूसरा है कि न्यूक्लिक अम्ल विरियॉन का 94% भाग बनाता है, जबकि प्रोटीन का कवच 6% भाग बनाता है। तो मित्रों यहां पर विषाणुओं की संरचना की बात की जा रही है, मतलब वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, वायरस के स्ट्रक्चर में जो विरियॉन होते हैं ये आपके केवल 6% होते हैं, और जो आपका प्रोटीन का कवच होता है ये आपका 94% होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी वायरल डिजीज
इस वक्त आप कह लीजिए वायरल भी हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। विषाणुओं में ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, आरएनए डीएनए दो में से एक होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सही का ही चयन करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोग पौधे में विषाणुओं के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग पौधे में विषाणु या वायरस के कारण होता है? फिलोड़ी, ब्लूटंग, रिंडरपेस्ट या हार्पोज? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो इसको आप विशेष ध्यान पे रखें कि जो फिलोड़ी होता है, या आप कह सकते हैं जो तिल का पौधा होता है, सिसमम, जो सिसमम सीड होती है उसमें ये होता है फिलोड़ी, ठीक है। इसके अलावा मित्रों अगर ब्लूटंग, रिंडरपेस्ट और हार्पेज की बात करें तो ये तीनों ही वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही वायरस के कारण होती हैं। ये भी आपकी वायरस के कारण होती है, लेकिन ये वायरस के कारण जंतुओं में होने वाली बीमारियां हैं या पशुओं में होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे ब्लूटंग, रिंडरपेस्ट, हार्पोज, ये अक्सर गाय में आप देखेंगे ये बीमारियां पाई जाती हैं, काऊ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके जनक में कौन सुमेलित नहीं है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थियोफ्रेटस है, दूसरा लिखा हुआ है जीव विज्ञान अरस्तु, तीसरा लिखा हुआ है जीवाश्मिकी लियोनार्डो दा विंसी, और चौथा लिखा हुआ है प्रतिरक्षा विज्ञान ग्रेगर जॉन मंडल। सही उत्तर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं इस प्रश्न का, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में आपसे पूछे आ चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं पूरी हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारा डी विकल्प जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेगर जॉन मंडल जो हैं ये आपके किसके जनक माने जाते हैं? ये आप कह सकते हैं आनुवांशिकी, ये आपके आनुवांशिकी के पिता माने जाते हैं, आनुवांशिकी के जनक। अगर प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करें तो इसके जनक कौन है? तो आप कह सकते हैं एडवर्ड जीनर, एडवर्ड जीनर, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मंडल हो जाएंगे आनुवांशिकी। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी, इसको जरूर आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके जनकों में कौन सुमेलित नहीं है? फिर आपका वैसा ही एक प्रश्न आ गया। तो कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक हुगो दी ब्रिज। आपसे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मित्रों तीनों ही ऑप्शन हमारे सुमेलित हैं, इसलिए डी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो कोशिका विज्ञान है आपको पता है 1665 में रॉबर्ट हुक को जाना जाता है कोशिका के खोज के लिए, तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जीवाणु विज्ञान ये आप कह सकते हैं इसका जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत इसका जनक हुगो दी ब्रिज को माना जाता है। तो यहां पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बीडल और टेंटम के बारे में बात की थी, तो देखिए यहां पर भी वो आ गए, जॉर्ज बीडल, एडवर्ड टेंटम, फ्रांसिस गाल्टन या बारबरा। तो मित्रों निम्नलिखित में से किसे वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेंटम, इन दोनों लोग को ही वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना कि जो बारबरा है इन्होंने जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था बारबरा ने, पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कोशिका विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की और कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मित्रों यहां पर पहला स्टेटमेंट हमारा आधा तो सही था, 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कोशिका सिद्धांत है वो इनके द्वारा नहीं दिया गया है। जो कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है स्लेडन और स्वान के द्वारा, स्लेडन और स्वान के द्वारा।
जो स्लेडन है ये आप कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान के स्पेशलिस्ट थे, और जो श्वान हैं ये आपके जंतु विज्ञान के स्पेशलिस्ट हैं। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आप कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, और पहले भी ये परीक्षा में पूछा आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के प्रकारों के संबंध में सही कथन का चयन करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य से सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य से सीधे संपर्क में होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से अपना आंसर दर्ज कर दें। तो अभी हम लोगों ने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की या सेल्स की। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं इसमें जो कोशिका पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में मिला हुआ रहता है। मतलब हम इसको अलग नहीं कर सकते, बाइफ्रिकेट नहीं कर सकते कोशिका द्रव्य और कोशिका पदार्थ को। यानी कि आप कह सकते हैं जो डीएनए आरएनए जो कोशिकांग होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या आपको क्या लग रहा है, सही लिखा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य से सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीधे संपर्क में होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है उन्हें अलग करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य से सीधे संपर्क में होते हैं लिखा है, जबकि यहां पर मेम्ब्रेन या झिल्ली मौजूद होती है, मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो मतलब ये सीधे संपर्क में नहीं होते हैं और ये सीधे संपर्क में होते हैं। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत लिखे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं, आपसे पूछा गया था सही कथन कौन सा है, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी दोनों में से स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकांगों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सर्वप्रथम आल्टमान ने माइटोकांड्रिया की खोज की, पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा लिखा हुआ है कि माइटोकांड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो अल्टमान थे उन्होंने जो माइटोकांड्रिया है उसको बायोप्लास्ट की उपाधि दी थी, ना कि उन्होंने इसकी खोज की थी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिखें कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। तो यहां पर दो विकल्प हमारा केवल दूसरा सही है, इसलिए बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी काय, या जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, तो गोल्जी काय के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर गोल्जी काय अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। तो मित्रों ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत आपको बताना है। पौधे में इन्हें डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, पौधे में इन्हें डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, पौधों में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा, इसके साथ आप कह सकते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन तीनों को छोड़ करके आप कह सकते हैं कि जो गोल्जी काय है अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे ने की थी, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है, और तीसरा लिखा हुआ है तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो तारक काय का मतलब हुआ सेंट्रोसोम, तारक काय का क्या मतलब हुआ? सेंट्रोसोम। तो ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सा उत्तर सही होगा। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, इससे आपको ये चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। तो मित्रों अगर राइबोसोम की खोज की बात करें तो इसकी खोज पैलाडे ने की थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब वो उस लाइसोसोम से बाहर निकल जाते हैं किसी कारणवश, तो वो अपने आसपास का जो कोशिकांग होता है या फिर आप कह सकते हैं जो कोशिका के पदार्थ हैं उनका विनाश करते हैं, विखंडन करते हैं, और अंततः कोशिका भी विखंडित हो जाती है। तो इसलिए इनको आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है।
तारक काय केवल जंतु कोशिका लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर केवल वर्ड गलत है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। जो तारक काय या सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और कवक और शैवाल जैसे, कवक और शैवाल जैसे कुछ पादप कोशिकाओं में भी मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ पादप कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कवक और जीवाणुओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आड़े तिरछे, वहां पर आप कहो कि सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पहला हमारा बिल्कुल सही है। जो लवक होते हैं वो आपके पादप कोशिकाओं में ही मिलते हैं। अगर कवक और जीवाणुओं की बात करें तो कवक और जीवाणु में लवक नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा दोनों, क्योंकि आपको सही का ही चयन करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में इनमें से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी मैग्नीशियम। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लो। ये आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो टमाटर है, आप सभी ने टमाटर खाया होगा, खाते ही होंगे। तो जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन नामक कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर मिर्च के लाल रंग की हम बात करें तो ये आपका कैप्सेंथिन के, या आप कह सकते हो कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनाइड के कारण होता है। इसके अलावा आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट फिलहाल हमारे यहाँ पर सही हैं, तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप दो तीन चीज और याद करो कि अगर हम पूछें एप्पल, सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग किस रंजक की उपस्थिति के कारण होता है, तो एक प्रश्न यहां पर आता है। उसके बाद पपीता, पपीता का पीला रंग, ठीक है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। और एक आप और याद कर लो, हल्दी, हल्दी का पीला रंग, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप नंबरिंग करो 1, 2 और 3, और 1 के आगे जो एप्पल का वर्णक है उसका नाम लिखो, उसके बाद यहां पर जो पिगमेंट है उसका नाम लिखो, और हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है उसका नाम लिखिए। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं। मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके अलावा आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए आप यदि वास्तविकता के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ लगे हुए हैं तो अच्छे प्रश्नों के साथ आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर मित्रों अभ्यास टेस्ट सीरीज है, अभ्यास टेस्ट सीरीज है जो सुदृष्टि पीसीएस के द्वारा ऑलरेडी आयोजित किया जा रहा है, ये चल रहा है। और जो अभ्यर्थी हैं उनका जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जो अभ्यर्थी हैं उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा शानदार है, प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है। तो यदि आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस की परीक्षा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे कॉल करें 700-788-4151। ठीक है, 700-788-4151 इस पर कॉल करें या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको साझा कर दी जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो ये वीडियो यहाँ पर ली जाती है उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलती है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सुदृष्टि पीसीएस का टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन करें, ये लोगो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, इसी ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक और अभ्यास टेस्ट सीरीज की जानकारी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।